Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872, Creation of an Agency. This is lecture number 117. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जा सकता है इसको डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ creation of an agency. Creation of agency. An agency may be created in any of the following methods. Agency को हम नीचे दिए गए methods के accordingly create कर सकते हैं. The first one is expressly. The second one is impliedly. The third one is by estoppel. The fourth one by necessity. The fifth one by ratification. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इन फर्स्ट 4 पॉइंट्स को टेकअप करूंगा. एजेंसी बाय रेटिफिकेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्रेस एजेंसी. यहां पर मैं एक्सप्रेस एजेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए दो एंटिटीज को टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर पी इज प्रिंसिपल एंड मिस्टर ए इज एजेंट. हाउ एक्सप्रेसली एजेंसी कैन बी क्रिएटेड? According to section 187, the agent may in such a case be appointed either by word of mouth or by an agreement in writing. Expressly means या तो बोल के या लिख के. जब हम किसी एजेंट को शब्दों को बोलकर अपॉइंट करें या उसे राइटिंग के अंदर एग्रीमेंट करके अपॉइंट करें, then this is expressly. So in most of the cases, student, you will find that agency is created either in written words or in स्पोकन वर्ड्स. सो जहां पर भी एजेंसी बोल के या लिख के क्रिएट की जाएगी, दैट इज एजेंसी क्रिएटेड एक्सप्रेसली. सेकेंड पॉइंट, इम्प्लाइडली. सबसे पहले इम्प्लाइडली का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे. इम्प्लाइडली मीन्स नीदर इन रिटन वर्ड्स नॉर इन स्पोकन वर्ड्स. जो चीज ना तो बोल के कही गई है ना लिख के कही गई है, दैट इज इम्प्लाइडली. सो जो एजेंसी ना तो बोल के क्रिएट की गई ना लिख के क्रिएट की गई, दैट इज एजेंसी क्रिएटेड इम्प्लाइडली. व्हेन एजेंसी अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. जहां पे कोई एजेंसी का हमें पता चले पार्टीज के काम करने के तरीके को देख के या किसी पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम ये जान सकते हैं इन दोनों पार्टीज के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, then that agency is created impliedly. Let us look at the case of wife and husband. It is a case of implied agency. अब मैं इसी सेकेंड पॉइंट को और इलेबोरेट कर रहा हूं. वाइफ एज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ हर हस्बैंड. हमारे पास यहां पर दो एंटिटीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ. वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर. जहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे साथ साथ रह रहे हैं. The wife shall have an implied authority to pledge the credit of her husband for necessities. Necessities की चीज़ों को परचेज करने के लिए वाइफ अपने हस्बैंड के नाम के ऊपर कुछ उधार ले सकती है. इसके अंदर वाइफ काम करेगी एज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ हर हस्बैंड. सो वाइफ के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो हस्बैंड के नाम के ऊपर उधार पे ज़रूरात की चीज़ें ले सके. This implied authority can be challenged by the husband only when he is able to prove that. वाइफ की implied authority को चैलेंज किया जा सकता है हस्बैंड के द्वारा अगर हस्बैंड इस बात को प्रूव कर दे that he had expressly forbidden the wife from borrowing money or buying goods on credit. अगर हस्बैंड इस बात को प्रूव कर देता है कि उसने अपनी वाइफ को बोल के या लिख के पैसा उधार लेने से मना किया है या चीज़ों को उधार पर लेने से इनकार किया है. सेकेंड, द आर्टिकल परचेज डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नेसेसिटीज. वाइफ ने जिन चीज़ों को परचेज किया है वो नेसेसिटीज की नहीं है. स्टूडेंट, यहाँ पे नेसेसिटीज का मीनिंग देखिएगा. नेसेसिटीज डज नॉट मीन रोटी कपड़ा मकान, हाउस टू गेट शेल्टर, फूड टू ईट एंड क्लॉथिंग टू वियर. दीज आर नॉट द ओनली नेसेसिटीज. वो सारी चीज़ें नेसेसिटीज होंगी जो एक व्यक्ति को अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए चाहिए. द थर्ड पॉइंट इज he had given sufficient funds to the wife
for purchasing the articles she needed to the knowledge of the seller. सेलर को इस बात की नॉलेज है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चीजें परचेज करने के लिए काफी फंड्स दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी वाइफ उधार पे चीजें ले रही है. द क्रेडिटर हैड बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट टू द वाइफ. हस्बैंड ने सेलर को या क्रेडिटर को बोल के या लिख के ये कह दिया कि उसकी वाइफ को चीजें उधार पे ना दे या पैसा उधार पे ना दे. इन चारों सर्कमस्टांसिस के अंदर हस्बैंड वाइफ के द्वारा की गई ट्रांजैक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड विदाउट एनी ऑफ हर ओन फॉल्ट. जहां पर वाइफ की कोई गलती नहीं है और वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है. इट मीन्स वाइफ तो कहती है कि मुझे हस्बैंड के साथ रहना है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं रहता. उस केस के अंदर she shall have an implied authority to bind the husband for necessaries if he does not provide for her maintenance. इस पर्टिकुलर केस के अंदर वाइफ के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो अपने हस्बैंड के नाम के ऊपर नेसेसरीज को परचेज कर सके अगर हस्बैंड वाइफ की मेंटेनेंस के लिए कोई अमाउंट पे नहीं देता. द थर्ड पॉइंट, एजेंसी बाय एस्टॉपल. सबसे पहले स्टूडेंट एस्टॉपल का मीनिंग देखिएगा. एस्टॉपल मीन्स टू बी स्टॉप्ड, किसी को रोक देना, टू बी स्टॉप्ड. व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट्स आर इनकर्ड ऑब्लिगेशन टू थर्ड पर्सन्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट्स एंड ऑब्लिगेशन इफ ही हैज बाय हिज वर्ड और कंडक्ट इंड्यूस सच पर्सन टू बिलीव दैट सच एक्ट्स वर विद इन द स्कोप ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी. जहां पर एक एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर बिना अथॉरिटी के कुछ काम कर दिया या थर्ड पार्टीज के प्रति किसी जिम्मेदारी को क्रिएट कर दिया. थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदारियों के लिए या उन कामों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा अगर प्रिंसिपल ने अपने शब्दों के द्वारा या अपने काम करने के तरीके के द्वारा थर्ड पार्टीज को इस बात का यकीन दिला दिया कि ये काम एजेंट की अथॉरिटी के अंदर ही आते हैं. इन दैट केस principal will be stopped to say that this act is without authority. इस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं. मिस्टर पी's ऑफिस, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है एंड ही इज मिस्टर पी. ही इज मिस्टर ए, ही इज एन एजेंट. प्रिंसिपल said you can buy goods on credit worth ₹2 lakhs for business purpose. प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को एक अथॉरिटी दी कि तुम बिजनेस पर्पस के लिए 2 लाख रुपए तक की गुड्स को उधार पे खरीद सकते हो. किसी एक बिजनेस पार्टी के अंदर मिस्टर पी प्रिंसिपल भी है और मिस्टर ए भी प्रेजेंट है. वहां पर एक मिस्टर एस सप्लायर भी प्रेजेंट है. तीनों इस पार्टी के अंदर बिजनेस की बातों को डिस्कस कर रहे हैं. मिस्टर एस आस्क, हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस? Mr. P says, I have given full charge to Mr. A. मैंने बिजनेस को चलाने के लिए पूरी काम की पावर मिस्टर ए को दी है. मिस्टर एस मिस्टर पी की ये बात सुन के कन्विंस्ड है. On the basis of statement given by Mr. P, Mr. S supplied goods to Mr. A worth ₹10 lakhs on credit. P की स्टेटमेंट दिए जाने के बाद मिस्टर एस जो कि एक सप्लायर है उसने मिस्टर ए को एजेंट को 10 लाख रुपए की गुड्स उधार पे दे दी. क्या इस केस के अंदर सप्लायर प्रिंसिपल से पैसा रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस. सप्लायर कैन रिकवर दिस मनी फ्रॉम मिस्टर पी क्योंकि मिस्टर पी का कंडक्ट, उसका काम करने का तरीका, उसने जो बात कही कि उसने मिस्टर ए को फुल चार्ज दिया हुआ है बिजनेस को चलाने का, ये बात मिस्टर एस को कन्विंस करती है कि मिस्टर ए के पास बिजनेस को चलाने की पूरी अथॉरिटी है और उसने जो गुड्स ए को सप्लाई करी उन गुड्स की पेमेंट को रिकवर अब मिस्टर पी से कर सकता है. मिस्टर पी प्रिंसिपल विल बी स्टॉप टू से दैट दिस एक्ट इज बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ मिस्टर ए. यहां पर मिस्टर पी को ये बात कहने से रोक दिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन मिस्टर ए की अथॉरिटी के बाहर है, सो मैं पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं. मिस्टर पी विल बी मेड लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ ₹10 lakhs टू मिस्टर एस.
The fourth point is agency by necessity. Under certain circumstances, the person may be compelled to act as an agent to the other. कुछ हालात के अंदर एक व्यक्ति कुछ इस तरह से काम करेगा कि जैसे वो दूसरे का एजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन ऑफ ए शिप कैन बोरो मनी एट ए पोर्ट where the owner of the ship has no agent to carry out necessary repairs to the ship in order to complete the voyage. Voyage means यात्रा. यात्रा को पूरा करने के लिए शिप के अंदर कुछ नेसेसरी रिपेयर करवानी ज़रूरी थी, लेकिन कैप्टन ने अपने शिप को एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर रोका. वहाँ पर ऑनर का कोई एजेंट नहीं है और कैप्टन ने शिप की रिपेयर करवाने के लिए कुछ पैसा उधार लिया और शिप की रिपेयर करवा के उसने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया. यहाँ पर जो पैसा कैप्टन ने बोरो किया है एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, उस पैसे को रिपे करने की जिम्मेदारी ऑनर की है. इन दिस केस कैप्टन इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द ऑनर. यहाँ पे कुछ हालात ही ऐसे हो गए कि कुछ नेसेसिटी बन चुकी है कि एक व्यक्ति एजेंट की तरह काम कर रहा है. देन दिस इज टर्म्ड एज एजेंसी बाय नेसेसिटी. स्टूडेंट, हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ एजेंसी को कंप्लीट किया है. एजेंसी कैन बी क्रिएटेड एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली, बाय एस्टॉपल, बाय नेसेसिटी. हमने इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है. 5th पॉइंट एजेंसी बाय रेटिफिकेशन को मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करूँगा. मैं उम्मीद करूँगा अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी के ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत आसान लगेंगे. थैंक यू वेरी मच.